बच्चों हम लोग फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबने प्लीज हेडिंग लिखना है बेटा। देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्या सोल सोल क्या कर रहे? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरी मतलब अकेला आदमी ओनर है। हाँ, अकेला, बराबर है। अकेला आदमी ओनर है, एक से ज्यादा ओनर नहीं बेटा। चलो अभी ध्यान देना सब लोग। और यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न भी दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों। एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रेफर कर रहा है तो फाइनल अकाउंट में ये उनका यूनिट 1 है और ये यूनिट 2 है। फाइनल अकाउंट टॉपिक के अंदर में दो यूनिट है, बराबर है ना? राइट, बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बहुत इजी है, ध्यान देना सब लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, खैर छोड़ो, ये तो बात की बात है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, जहाँ पे किसी बिजनेस का जो मालिक है, ओनर है, वो सिंगल पर्सन है, अकेला आदमी ओनर है। बेस्ट एग्जांपल आपके गली नुक्कड़ की किराना दुकान, वहाँ पे लिखा रहता है ना प्रोप्रा रमेश दड़वी, प्रोप्रा प्रोप्राइटर, जैसा पेंट से लिखा रहता है ना, तो सब क्या है? प्रोप्राइटरी बिजनेस। आप आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप अकेले प्रैक्टिस करोगे तो आप भी क्या हो गए? सोल प्रोप्राइटर। आप किसी के साथ मिलके प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म, बराबर है क्या? यस सर। सर सीए कंपनी चालू कर सकता है क्या? मतलब सीए फर्म कंपनी के फॉर्म में हो सकती है क्या? नो, एलएलपी हो सकता है, कंपनी क्यों नहीं हो सकता बाय द वे? एक पे डालना मतलब तो एलएलपी, एलएलपी में तो एक से ज्यादा, फिर एक के साइन का कैसे? ओके, आईसीआई वालों ने बोला कंपनी नहीं तो नहीं, ये क्या कर सकता है? प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये करता क्या है ये बताओ? ओपिनियन देता है। ये क्या करता है? ओपिनियन। और ओपिनियन ओरल या रिटर्न? रिटर्न। उस रिटर्न ओपिनियन को प्यार से ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। उस रिटर्न ओपिनियन को प्यार से ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ओपिनियन आर्टिफिशियल पर्सन दे सकता है क्या? ओपिनियन के लिए कौन सा पर्सन होना? नेचुरल। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म अलाउड है, सोल प्रोप्राइटरी अलाउड है, कंपनी नो। ये फर्म खुद की कंपनी चालू करेगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट गिव एनी ओपिनियन। इसमें होती है, बट एलएलपी के अंदर में कंडीशन है, सीए फर्म में तो प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ना, पर नेचुरल पर्सन ही साइन करेगा। वो जो पार्टनर है एलएलपी के, वो ही ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, उन्हीं का ओपिनियन आएगा। और एलएलपी के पास कंपनी के कुछ फीचर्स है, बेसिकली है तो वो पार्टनरशिप फर्म ही। यस और नो? इसलिए ऐसा बोला जाता है पार्टनरशिप आल्सो इंक्लूड एलएलपी। यस और नो? क्लियर है? खैर छोड़ो, अपने को तो अकाउंटिंग करना है वो। तो हम लोग क्या बना रहे हैं? फाइनल अकाउंट। बाय द वे फाइनल अकाउंट क्या होता है ये बताओ? सोल प्रोप्राइटरी क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया, अकेला आदमी ओनर है, ठीक है, धंधे का। वो धंधा नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग। हर बार मैन्युफैक्चरिंग बोला तो कंपनी नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरी ओनर भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं ना, लघु उद्योग, गृह उद्योग, घर के अंदर में पापड़ वापड़ बना के बेच रहे हैं तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही है। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? प्लीज ध्यान देना बेटा, ध्यान दे, प्लीज ध्यान दो। तो फाइनल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो मुझे एक चीज बता दो कि फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्लीज सब लोग ध्यान देना,
टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और डिसीजन मेकिंग हमें काफी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितने की लाइबिलिटीज है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे समझेगा? फाइनल अकाउंट से। तो प्रॉफिट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन, या फिर अगर कभी बैंक ने डिमांड किया हमें लोन चाहिए और बैंक बोल रही है लोन चाहिए तो फाइनल अकाउंट सबमिट करो, तो कभी उनके लिए भी देना पड़ता है। कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला आपकी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट दो, तो उनको भी। कभी कभी डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन समरी रिपोर्ट क्या होती है जनरली साल के आखिरी की फाइनल अकाउंट। साल भर जर्नल एंट्री बुक इतनी बड़ी पोथी बन गई है ना, लेजर का इतना बड़ा गट्ठा हो गया, बट फाइनल अकाउंट 4-5 पन्नों में खत्म। इसीलिए फाइनल अकाउंट को समराइजेशन स्टेज भी बोला जाता है। पूरे साल भर की समरी है ना उसमें, इनकम एक्सपेंस असेट्स लाइबिलिटीज की, इनकम एक्सपेंस असेट्स और लाइबिलिटीज की। यस और नो? चलो ये तो आपको समझ में आ गया फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की औकात, कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले ये देखो, ये है आप लोगों का बिजनेस जो कि कैसा है, गोइंग कंसर्न। बिजनेस में क्या हो रहा है, फिनेंशियल। उन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रिकॉर्डिंग के बाद क्या, पोस्टिंग कहा, लेजर बुक में। लेजर बुक में क्या होते हैं, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। पोस्टिंग के बाद क्या करते हो आप, बैलेंसिंग। मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे डेबिट में, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which contains the list of all the debit and credit balances। और ट्रायल बैलेंस के बाद ये टैली रहेगा, ये ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, फाइनल। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप अभी कहाँ खड़े हो, आप खड़े हो बेटा फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट पे आप खड़े हो तो आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, जनरली जनरली ये रहेगा आपका क्वेश्चन और ये रहेगा आपका जनरली। हाँ, 99% केसेस में आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और उसकी मदद से आपने क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट। बट अब ये प्रोफेशनल एग्जाम है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस तो नहीं रहेगा। ट्रायल बैलेंस के साथ और क्या होती है, एडिशनल फॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप लोग प्यार से करके क्या बोलते हो, बेसिकली एडजस्टमेंट होती क्या रे, तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने बचे, खत्म। रिकॉर्डिंग बाकी है, करना चाहिए था बट अभी तक नहीं किया, तो एडजस्टमेंट्स आर जस्ट अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस जिनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी बट नहीं कर पाए, अब कर लो। तो अब उसका इफेक्ट हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दे देंगे, कहाँ पे, फाइनल अकाउंट में। कैसे देंगे देखते हैं, बराबर है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये रहेगा आपका आंसर। ये दो चीज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, बराबर ना, एक दो। और ये क्या रहेगा आपका, सिंपल है। किसी बच्चे को ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये पता नहीं है तो देनी पड़ी। ट्रायल बैलेंस एक सिंपल स्टेटमेंट है जो आपको ये चेक करके बताता है कि आपकी अकाउंटिंग में हर बार डेबिट और क्रेडिट इक्वल है
Just to check arithmetical accuracy, we prepare trial balance. Just to check arithmetical accuracy, हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये बात समझ में है सभी को? पक्की बात? तो ट्रायल बैलेंस आपको जनरली क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन काउंटिंग रहे तो उसकी मदद से। अच्छा, फाइनल अकाउंट बोला तो क्या बनाना पड़ता है इसमें? सोल प्रोप्राइटर ही है, कंपनी नहीं है। क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हो ना हर कोई, और बैलेंस शीट। बरोबर है? ऑल सेट? डन? इजी ना एकदम? प्लीज ध्यान देना, ये अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, बट ये क्या है? स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें पोजीशन बताएगा इसकी, बिजनेस की। तो इसीलिए इसको प्यार से पोजीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशनल स्टेटमेंट। और किसकी पोजीशन बिजनेस में? एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो ट्रेडिंग पी एंड एल क्या है? ये इनकम स्टेटमेंट है, अकाउंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है हमने। डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। नॉमिनल अकाउंट है ना, मतलब यहाँ पे भी खर्चे, पे भी एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे? वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स को रेडी फॉर यूज और रेडी फॉर सेल करने तक का जो भी नेसेसरी खर्चा है वो सब कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। और उसके बाद के बचे हुए सारे खर्चे, लाइक सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फोन, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, रिपेयर में, सब कहाँ पे आ जाएगा? पीएनएल। पीएनएल की लिस्ट बहुत बड़ी है, पीएनएल की लिस्ट याद नहीं करने का। ट्रेडिंग का ध्यान रखो, माल खरीदने से लेके या माल बनाने से लेके या खरीदने से लेके या बनाने से लेके रेडी फॉर सेल करने तक का ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स, वो सब कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद के सारे पीएनएल में। अब आपके दिल में जो सवाल आए पूछो, मुझे एक्सपेंस का नाम बताओ, मैं इस सेंटेंस के भरोसे बता सकता हूँ वो एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा पीएनएल में। मैंने एक सेंटेंस में खत्म किया, बोल बेटा। देखो अगेन वही सेंटेंस अभी जो मैंने बोला, माल खरीदने या बनाने से लेके तो रेडी फॉर सेल करने तक के सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में। रॉयल्टी भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैसे? ध्यान से सुनना। क्या होता है? रॉयल्टी कब देते हैं, किसको देते हैं? ध्यान से सुनना। मान लो मेरा मिट्टी बेचने का काम है, कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी लगती है ना, वो मिट्टी कहाँ से लानी पड़ती है? समुद्र किनारे से, ये नदी के किनारे से। तो नदी के किनारे का जो कोई भी ठेकेदार रहेगा जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट गया है, तो मुझे मिट्टी लेने के पहले उसको क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी। तो वो मिट्टी लाने का ही खर्चा है ना रॉयल्टी। मान लो मैंने कोई अकाउंट की बुक लिखी है और अजीत लॉ पब्लिकेशन अप्पा बलवंत चौक एबीसी पे दे दिया और उसको बोला पर बुक मुझे क्या देना होगा तुझे? रॉयल्टी। तो अजीत लॉ बुक डिपो के लिए वो बुक लाने का खर्चा है ना, उसके लिए बुक क्या है? माल, गुड्स। गुड्स को लाने का खर्चा क्या है? रॉयल्टी। सो गुड्स को रेडी फॉर सेल करने के लिए रॉयल्टी देना पड़ता है। लता मंगेशकर का गाया हुआ राष्ट्रगीत अगर रेडियो चैनल पे बजता है तो उस रेडियो चैनल को क्या देना पड़ता है लता जी के अकाउंट में? रॉयल्टी। तो रेडियो चैनल वाले के लिए क्या हो गया? बेसिक एक्सपेंस।
उसके बगैर गुड्स रेडी फॉर सेल होगा ही नहीं। यस और नो? कोई भी पूछो जो दिल में आए, करोड़ों आइटम है, एक सेंटेंस में सब फिट हो जाता है, बरोबर है? और कोई कुछ तो पूछो। बस आपने ये ध्यान रखना है, माल खरीदने या बनाने से लेके तो रेडी फॉर सेल करने तक के सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में। बचे हुए दिमाग ही मत लगाओ, बचे हुए सब इनडायरेक्ट है। बोलो 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 ना। हाँ, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, माल लाने का खर्चा है नहीं। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है ही नहीं, तो नाम में तू नहीं बोल दिया, इन्वेस्टमेंट असेट है। और प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए दिया होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लाइक अ सैलरी। और पूछो एनीबॉडी? जहाँ पे आई एन इन लिखा रहता है वो इनवर्ड, जहाँ पे ओ यू टी आउट लिखा है। अच्छा, इन क्या होता है? इन लाने का खर्चा, कैरिज इनवर्ड यानी धंधे में माल इन करने का खर्चा, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में। आउट, धंधे से माल बाहर भेज रहे हैं, क्यों भेजते हैं? बेचने के लिए ना, तो माल बेचने का खर्चा है वो कैरिज आउटवर्ड। जैसे मेरा एसी बेचने का बिजनेस है, मैंने 10 एसी टेम्पो में डाल के लेके आया, तो टेम्पो वाले का जो बिल हो गया वो हो गया कैरिज इनवर्ड, एसी लाने का बिल। उसके बाद उस 10 में से एक एसी मैंने इसके घर पे लगवाया, इसके घर पे एसी भेजना पड़ा है ना कस्टमर के घर पे, तो टेम्पो के अंदर में एसी रखा और वो टेम्पो गया, कस्टमर गया, तो वो हो गया कैरिज आउटवर्ड। माल भेजने के लिए जो टेम्पो के चार्जेस है वो कैरिज आउटवर्ड, माल लाने के लिए जो चार्जेस है वो इनवर्ड। माल खरीदने से या बनाने से रेडी फॉर सेल करने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट, कैरिज आउटवर्ड पीएनएल का डेबिट। और कोई पूछो पूछो एनीबॉडी? इजी एकदम। जैसे माल खरीदा, बोलो तो, माल खरीदा, परचेज, माल को ट्रक में लोड किया, उसके लिए क्या लगा? लेबर या वेजेस। ट्रक खुद का है तो फ्यूल पावर, भाड़े का है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस और कैरेज इनवर्ड, जकात नाका, गाड़ी भाड़ा, फ्रेट, लोकल टैक्सेस, रॉयल्टी। समझ में आया क्या? ये सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। माल आ गया बिजनेस में, अब दिमाग ही मत लगाओ, सारे खर्चे, गोडाउन रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक, कमीशन, डिस्काउंट, है ना, रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्स, सब पीएनएल के डेबिट में। बोल बेटा। एसेट में, बरोबर, तो एसेट में ऐड होते ना। मुझे एग्जांपल दे। एक बच्चे ने सवाल पूछा, एसेट से रिलेटेड खर्चे कहाँ जाते? फॉर एग्जांपल खर्चा बता कोई एसेट से रिलेटेड। वो एसेट में ऐड नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो पीएनएल के डेबिट में। माल को लाने का खर्चा है क्या? वो तू ही बता। नहीं, मतलब वो ट्रेडिंग में आएगा क्या? नहीं, फिर वो किधर मरेगा? पीएनएल। ये आसान कर दी मैंने आपकी लाइफ। ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आ रहे हो बता दिए, बचे हुए सब इनडायरेक्ट है। रिपेयरिंग का एक्सपेंस इनडायरेक्ट, असेट को रिपेयर कर, किसको भी रिपेयर कर, कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट। बोल। हम्म। हाँ, गोडाउन रेंट पीएनएल, ट्रेडिंग नहीं, पीएनएल। गोडाउन का रेंट पूछ रही है या लेबल लगाने का चार्जेस बोल रही है? गोडाउन का रेंट तो पीएनएल में, वो बेचने के लिए ना। गोडाउन में क्यों रख रहे हैं? बेचने के लिए। रेडी फॉर सेल हो गया गुड्स बनने के बाद, बनने के बाद रेडी फॉर सेल हो गया, अब उसको स्टोर करके रख रहे हैं। रेडी फॉर सेल करने तक का ही खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, बरोबर है? नहीं तो फिर तो सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएंगे, वैसा अगर तू सोचेगी तो। और पूछो बेटा कोई, तेरे को समझ में आएगा बेटा? बस माल को रेडी फॉर सेल करने तक का ही खर्चा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। तुम्हें मशीन खराब हो गई, मशीन को सर्विस किया, रिपेयर किया, ऑडिटर की फीस,
वकील की फीस, टैक्स कंसल्टेंट की फीस, इलेक्ट्रिसिटी की फीस, डिस्काउंट, गोडाउन रेंट, ऑफिस रेंट, सैलरी, सेल्स कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, सब पीएनएल के डेबिट में। तुम मुझे पूछो, मैं आपको बता दूं, कोई भी खर्चा जो दिल में आता होगा, एनीबॉडी, प्लीज प्लीज सोचो। आप गूगल भी कर सकते हो, कुछ अगर पूछना है तो। क्लियर है? सेंटेंस समझ में आए सभी को? आपकी लाइफ सॉर्टेड है आज के बाद। अब आप चाहे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, रियल लाइफ, प्रैक्टिस या जॉब कुछ भी कर रहे हो, इस सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखना। ये सेंटेंस आपको कोई किताब नहीं बोलने वाली है, ध्यान रखना इस सेंटेंस को। राइट? पक्का? किसी मन में और डाउट? देखो बचपन में आपने ये किया होगा, आपने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार आपसे, आप ये पूछोगे ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है। हाँ, अच्छा ध्यान रख लेना, ट्रेडिंग एक्सपेंस का मतलब सिचुएशनल है, अलग अलग समय पे इसका अलग अलग मतलब होता है, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। मान लो केस है, if the question general expenses not given, if in the question general expenses is not given और ट्रेडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस नहीं दिया है, देन assume ट्रेडिंग एक्सपेंस ही जनरल एक्सपेंस है, देयरफॉर ये कहा जाएगा पीएनएल के डेबिट में। इतना सिंपल मैंने बोल दिया। अगर जनरल नहीं दिया तो समझ जाओ ट्रेडिंग ही जनरल है, और जनरल कहा जाता है पीएल के डेबिट में। इस भी if in the question general expense is given, जनरल एक्सपेंस अलग से दिया है, ट्रेडिंग भी दिया है, तो अब जबरदस्ती ट्रेडिंग को जनरल मत अज्यूम करना, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। देन ट्रेडिंग ट्रेडिंग में, जनरल पीएनएल में। कुछ था क्या रे? प्लीज लिखो। लिखा बेटा सभी ने? हाँ? हाँ? अच्छा ये समझ में आया सभी? डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग में, तो डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट में। इधर लाइबिलिटी और इधर सारी एसेट्स, इन्हीं को प्यार से इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और ये क्या है, पोजिशनल स्टेटमेंट। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल। डोंट वरी, वन बाय वन जीरो से अब चालू करूंगा, ये तो बर्ड आई व्यू है। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे पीएनएल, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट, और फिर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, एडजस्टमेंट। बराबर ना? अच्छा ट्रेडिंग और पी एंड एल दोनों भी कैसे हैं?
टेम्पररी है, ये मैंने बताया था ऑलरेडी बेसिक में। और ये कैसा है? परमानेंट, गोइंग कंसर्न, अजर अमर। बिजनेस में क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही परमानेंट है। बाकी ट्रेडिंग का जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। और ट्रेडिंग क्लोज, पीएनएल का बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। पीएनएल भी क्लोज। बैलेंस शीट कभी क्लोज नहीं होती है, बैलेंस शीट अगले साल क्या होती है? कैरी फॉरवर्ड। और अगले साल बैलेंस शीट के सारे बैलेंसेस को हम लोग क्या बोल के रिकॉर्ड करते हैं? ओपनिंग बैलेंस बोल के रिकॉर्ड करते हैं। फिर से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फिर से यही है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, डन? नहीं नहीं, आप ऐसे मत करना। चलो, एडजस्टमेंट्स की बात अभी नहीं करूंगा, पहले ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट समझो। पुनः ध्यान दो। अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड रहे। कौन सा पेन रहे? PAIN पेन, PEN पेन की? फिर उसको पेन दो कोई, दिया गया? गंदे बच्चे ना, जरा सा मतलब। मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ बोलता नहीं उसके पहले तुम सोच लेते क्या रे मन में सब? अब देखना कुछ बच्चे कैसे बोलेंगे, नहीं नहीं हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसे ही बड़ा हो गया वो, कुछ समझा ही नहीं उसको आज तक। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको फायदा क्या है बेटा? आपके बिजनेस के जो बेसिक एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू गुड्स, और जो गुड्स से रिलेटेड इनकम है, बस उनका नेट इफेक्ट, एक अंदाज अंदाज प्रॉफिट या लॉस समझ में आएगा। सर अंदाज क्यों बोल रहे हो आप बार बार? नेट क्यों नहीं बोल रहे हो? ध्यान से सुनो। ये एक पेन है, जो अभी बात चल रही थी ना, ये पेन मैंने खरीदा 10 का, बरोबर है? 10 रुपए का। और इसको मैंने बेचा 12 का को 17। ओ वाह, बोलो प्रॉफिट कितने का हो गया? 10 का 17 में, 10 का 17 में, है ना? 10 का पेन 17 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया 7 रुपी। अब ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, हाँ? बट ये प्रॉफिट करेक्ट नहीं है बॉस। इस पेन को बेचने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंस भी तो इनकर किए होगे ना। गली गली डोर टू डोर भटका होगा, कॉल किए होगे 4 लोगों को, ये पेन चाहिए क्या, पेन चाहिए क्या, पेन चाहिए क्या, पेन चाहिए? इसे बोला हाँ चाहिए, तो इनको 4 लोगों को कॉल करके पूछा, पैसा आया? कॉलिंग का पैसा लगा, घूमने का पैसा लगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी, एम्प्लॉय को सैलरी दिया, काफी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगे ना। मान लो आपको समझाने के लिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगे 2 रुपी। तो बताओ ये जो प्रॉफिट है करेक्ट है क्या? नो, ये अंदाज है। तो परचेज और सेल कहाँ पे दिखता है आपको? ट्रेडिंग में। इससे अंदाज प्रॉफिट आ गया। और अब उसमें फिर पीएनएल के डेबिट साइड के खर्चे माइनस करते हैं, तो ये क्या आया आपका? नेट प्रॉफिट। तो हमारा ट्रेडिंग की लिमिट, सीमा यहाँ तक ही है। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? पीएनएल से। कैसे आएगा देखेंगे बाद में। तो ट्रेडिंग अकाउंट मुझे एक अंदाज अंदाज प्रॉफिट का आइडिया दे देता है। माल इतने का खरीदा था, इतने का बेचा, और ये माल को लाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर की है,
तो अंदाज अंदाज प्रॉफिट इतना हुआ। एक्चुअल में देखा जाए बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। मॉल का मैंने एग्जांपल लिया था ना यहाँ पे, मॉल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत होते हैं, मैंने बोला था क्या? मॉल में बोला था ना। लोगों को लगता है कि मॉल के अंदर में एक पॉपकॉर्न 250 रुपए का बेच रहे हैं, 10 रुपए का पॉपकॉर्न 240 रुपए कमा रहे। नो, वो पॉपकॉर्न की मशीन, वहाँ पे एसी, एयर कंडीशन, एलिवेटर, लिफ्ट, ये वो सब मेंटेन भी तो करना है। यस और नो? अभी ध्यान से सुनो। और जो बेचता है, जो लेडी बेच रही है, उसका भी मेंटेनेंस। मॉल के अंदर में जो बेचने वाले कभी कभी खरीदने वाले से ज्यादा अच्छे दिखते हैं। यस और नो? पैसा लगता है बहुत हर चीज का। सही है ना धवल? चलो देखो, ये माल मैंने खरीदा, बरोबर है? ट्रेडिंग के डेबिट में आ गया। अभी लिखना मत आप, हाँ। ये अपना पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी 10, बेचा 7, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। 7 क्वांटिटी सेल हुआ तो एक्सपेंस भी 7 का आना चाहिए था। इसमें से 3 क्या करो, माइनस। 10 क्वांटिटी परचेस किया, 7 बेच दिया, 3 माइनस कर दिया, यही 3 क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस करने से अच्छा अकाउंटिंग कन्वेंशन कस्टम की भी इज्जत करते हुए अपोजिट से। तो समझ में आया क्या? ये 10 - 3 = रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग है वो इस पीरियड का क्या बन जाएगा? ये क्लोजिंग स्टॉक कब सेल होगा? शायद अगले पीरियड में। ये अगले पीरियड में सेल हो गया। देखो, सेल हो गया अगले पीरियड में। अब अगले पीरियड में 3 आइटम सेल हो गए, तो ये 3 आइटम का खर्चा भी अगले पीरियड में आना चाहिए क्या? ये देखो, इसीलिए हाँ बोल बेटा। इसमें क्वांटिटी लिख, हाँ, ₹70 आएगा। ये मैंने खरीदा था एक क्वांटिटी 2 रुपए का, बेचा 100 रुपए में, तो यहाँ पे आएगा 700, यहाँ पे आएगा अमाउंट में 20। बट हम लोगों को अमाउंट मैच नहीं करना है। अमाउंट मैच करेंगे तो प्रॉफिट लॉस कभी आएगा ही नहीं। सेल और परचेस का अमाउंट मैच हो गया तो प्रॉफिट लॉस आएगा क्या कभी? फिर धंधा मत बोलो उसको, समाज सेवा बोलो। क्या बोलो? समाज सेवा। फिर प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तुम्हारा। इसलिए मैं अमाउंट नहीं लेता हूँ यहाँ पे, बच्चे अमाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ बच्चे क्वांटिटी को भी अमाउंट अज्यूम कर ले। तो ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा अगले पीरियड का? ओपनिंग। तो वैसे पिछले पीरियड का भी ओपनिंग होगा ना। कहने का मतलब ये इतने आइटम जो ट्रेडिंग में मैंने लिखे हैं, इन चारों आइटम का लॉजिक, रीजन समझ में आया क्या? डेबिट में खर्चे क्यों लिखे? नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट में इनकम लिखी, सर ये क्लोजिंग स्टॉक इनकम थोड़ी है। नहीं, इनकम नहीं है, ये है एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस। इस पीरियड में खर्चा 10 क्वांटिटी का दिखा दिया था, नहीं दिखाना था, ज्यादा खर्चा दिखा दिया। अब उस खर्चे को कम करना है। खर्चे को बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो, समझे क्या? खर्चा कम, क्रेडिट, इनकम बढ़ी, क्रेडिट। क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें चारों में कोई डाउट है? हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। माल लाने का और कौन कौन सा खर्चा हो सकता है बताओ? कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट, सेल है, ठीक है। परचेस रिटर्न वाला कौन था? हाँ, ये क्या ना, नेट। नेट कैसे आता बता? परचेज माइनस, ये भी लिख देता बाबू, ठीक है। आ जाओ, फ्रेट, लोकल टैक्सेस, कोई और लोकल टैक्सेस के एग्जांपल है ऑक्ट्रा, वेज, लेबर चार्ज, फ्यूल, पावर, मोटर पावर, मोटिव पावर, बचपन में पढ़ते थे, कुछ भी लिखते थे।
हाँ, और क्या था, रॉयल्टी। फिर छोड़ो, माल को लाने का जो भी खर्चा है तो सब कौन से है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बरोबर है क्या? 2 सेकंड के लिए ध्यान देना। देखो बेटा, ध्यान दो, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और टोटल कम है, इधर आ गया। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा है तो इधर क्या आएगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या आया, बैलेंसिंग। ठीक है, ये कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। और ये बैलेंसिंग फिगर लिखने के बाद ये दोनों साइड की टोटल सेम हो जाएगी क्या, पक्का ना? मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी खड़ा था, इसको आड़ा कर दूं क्या अब, वर्टिकल में लिखा था ना अभी, ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये देखो, ओपनिंग स्टॉक, बरोबर है ना? उसके बाद क्या है, परचेज, 10 ही है ना सब, ये एक साइड में 10। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो एक साथ, कहाँ अलग अलग एग्जाम्पल लिखते बैठते। 10 डायरेक्ट एक्सपेंस, चलेगा ना? प्लस, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये लेफ्ट साइड थी ना, इज इक्वल टू राइट साइड, सेल क्लोजिंग स्टॉक, और वो गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट, जो भी होगा वो एग्जाम्पल बहुत सारे लिखने के लिए लिख सकते हैं। बट मैं इक्वेशन को सिंपल रखने के लिए वो नहीं लिख रहा हूँ अभी, क्या होता है वो भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया सेल, और क्या है बेटा इधर में, सेल के अलावा क्लोजिंग स्टॉक, ये राइट हैंड साइड। कहाँ से पैदा हुआ ये, ट्रेडिंग अकाउंट से। किसी को कोई तकलीफ है क्या, इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाने से अच्छा तो सुला दो ना उसको। कोई तकलीफ है किसी को, पक्का आगे चलो, रुको ना, ध्यान दे। अब ये ओपनिंग स्टॉक है, 10 परचेस, 10 डायरेक्ट, ये मैं जीपी इधर ट्रांसफर कर दूं क्या, तो क्यों, बता दो क्यों कर रहा हो तो क्लोजिंग को इधर ले लेता हूँ, ये प्लस क्लोजिंग इधर आ गया तो, और ये प्लस जीपी उधर गया तो माइनस जीपी। और सेल्स में से प्रॉफिट अगर माइनस कर दिया तो क्या मिलता है, कॉस्ट। सेल से प्रॉफिट माइनस किया तो क्या मिलता है, कॉस्ट। ये पेन मैंने 17 में सेल किया और इसमें कमाए मैंने 7, तो बताओ कॉस्ट कितनी होगी, 10। कैसे निकाला, 17 माइनस 7, सेल माइनस प्रॉफिट। किसकी कॉस्ट मिली आपको, किसकी किसकी, मेरी तुम्हारी, है जो माल बेचा उसकी, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, वो अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS, क्लियर। और इधर क्या बचा, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। ये हो गया आपका सबसे का पेश। इसको कभी मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन कहाँ से पैदा हुआ, ट्रेडिंग से। ओपनिंग प्लस, बचपन में सिंगल एंट्री किसी ने किया होगा तो बार बार यूज किया होगा इसको, अगर ऑप्शन में छोड़ा होगा सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो बात अलग। अब नहीं जाएंगे, तो हम पकड़ लेंगे। देखो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS, इज इक्वल टू COGS। ठीक है बेटा, आपका कहाँ ट्रेडिंग से लिखना बाकी है ना पूरा, लिखो बेटा पूरा ट्रेडिंग से लिखो। हाँ, कैरेज लिखा है तो इनवर्ड अज्यूम करना,
सिर्फ कैरेज लिखा है, इनवर्ड या आउटवर्ड कुछ नहीं बोला है, तो इनवर्ड अज्यूम करेंगे, लॉजिक पता था उसके पीछे का। जनरली अगर सिर्फ कैरेज बोला है तो हम लोग समझते हैं माल जो लेके जाने की जिम्मेदारी वो कस्टमर की है, हमें आउटवर्ड इनकर करने की जरूरत नहीं है। तो कैरेज जो होगा वो कौन सा होगा, फिर इनवर्ड होगा। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो जरूरी नहीं कि आज ही, फाइनल अकाउंट 4-5 दिन चलने वाला है, 6 दिन चलेगा। 6 दिन तक क्या ब्रह्मांड की कोई भी किताब लेके उठा के क्वेश्चन उसका सॉल्व करोगे तो भी डाउट हम लोग सॉल्व करेंगे। CBSE, ICSE, महाराष्ट्र बोर्ड, सी में, डॉक्टर लॉयर, कोई भी किताब से कर। कोई भी किताब से करो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवा के दूंगा वो मत मिस करना। ये तो पता चला जो मैं करवा के दे रहा हूँ वो छोड़ रहे हैं और बाकी दूसरा दूसरा पकड़ रहे। ये अपना होने के बाद एडिशन कुछ भी करो, इतना हो गया तो क्या इसमें तुम्हारा पेपर कवर हो जाएगा। लिखा बेटा, सभी ने लिखा? लिखा? हाँ बोलो। हाँ, ड्यूटी, माल को लाने के लिए हमने जो भी ड्यूटीज, टैक्सेस, रॉयल्टी, लोकल टैक्सेस पे किया वो सब इधर ही आ जाए। हाँ, अगर कोई टैक्स रिफंड हो रहा है फिर वो खर्चा नहीं है हमारा, फिर नहीं आएगा। रिफंडेबल जो भी टैक्स है, मान लो कोई ऐसे टैक्स होते हैं जो हमें वापस मिल जाते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, बराबर है क्या? तो वो नहीं लिखना ट्रेडिंग डेबिट में, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गुड्स को परचेस करने किया मैंने, 100 रुपी उसकी कॉस्ट है और सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लिया 120, और हमारा SEZ में यूनिट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो 20 मुझे वापस मिल जाएगा 15 दिन बाद। तो मैं कॉस्ट कितनी दिखाऊंगा, ओनली 100। हाँ होगा ना, अकाउंटिंग तो होगी, बरोबर है। सरकार को डेटर दिखा देंगे, जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन क्रेडिट कर, बरोबर है। टैक्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जिस दिन आ जाएगा उस दिन कैश अकाउंट डेबिट टू टैक्स रिसीवेबल। बोल बेटा। ठीक है, देखो, देखा बेटा। बच्चे ने सवाल पूछा, सर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्या? अगर जरूरत पड़ी ना तो कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग, जरूरत पड़ी तो कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। अगर ओनर जो है वो क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसे, कैपिटल के, अगर उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो मैं सेपरेट अकाउंट बना लूंगा। फिर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में प्लस माइनस नहीं करेंगे, सेपरेट अकाउंट बना लेंगे, बराबर है। अच्छा, तो पार्टनरशिप वाला सोच रहा है क्या, जैसे बचपन में फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो। बराबर। कौन सा ड्राइंग किस फॉर्म में किया उसने, AC उखाड़ के लेके गया, कैश लेके गया, गुड्स लेके गया, क्या लिया? हाँ, तो बस दो इफेक्ट हो गए ना, कैपिटल कम कैश कम। माल लेके गया तो कैपिटल कम माल कम, AC ले गया तो कैपिटल कम AC कम, बराबर।
चलो बेटा आगे, ठीक आ गया सभी ने? ठीक है ना? अब लिखो आप सब लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बचपन में आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट किया था ना एनुअल अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट में? मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 100, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2, बराबर है ना? तो ये प्रॉफिट हुआ और ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो कितना मिलेगा? मान लो लॉस हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगेन 3:2, तो लॉस कैसे बांटेंगे? लॉस को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का यूज सिर्फ प्रॉफिट को बांटने के लिए होता है या लॉस भी बांट सकते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों बोलते हैं उसको, लॉस शेयरिंग रेशो क्यों नहीं बोलते? हाँ क्या? अच्छा, तो इसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके ठीक है, ठीक। हर बार अलग अलग जवाब मिलते हैं, इस बार भी एक दो अलग जवाब मिले। जब पार्टनरशिप आएगा तब हम लोग देखेंगे। बाय द वे लॉस को ही नेगेटिव प्रॉफिट बोलते हैं। लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वेदर पॉजिटिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वेदर नेगेटिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पीएसआर इज पीएसआर। लॉस रहा तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रॉफिट। यार सोल प्रोपराइटर में तो 100% प्रॉफिट उसी इंसान का रहेगा जो अकेला आदमी ओनर है। लिखो डेबिट क्रेडिट। बरोबर है क्या? लिखो प्लीज सब लोग, प्लीज ध्यान देना। बोलो बेटा यहाँ पे कौन से खर्चे आएंगे? अच्छा ये भी हमने देख लिया था, फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं? बेसिक में देखा था। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट पूरे साल भर के एक्सपेंसेस और इनकम को कवर कर रहे हैं। अनलाइक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऐसी नहीं है। बैलेंस शीट जिस दिन बन रही है उस दिन की एसेट्स और उस दिन की लाइबिलिटी। उसके पहले एसेट क्या थी उससे कोई लेन देन नहीं, उससे पहले लाइबिलिटी क्या था कोई लेन देन नहीं। इसीलिए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बनती है। बैलेंस शीट इज लाइक अ फोटो सेल्फी। उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपने फोटो क्लिक किया उस मोमेंट पे आप क्या कर रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे नहीं मालूम। उस मोमेंट पे क्या हो रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा बैलेंस शीट में, एसेट्स में। बट यहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल इज लाइक अ वीडियो फिल्म, पूरे साल भर के इनकम और एक्सपेंस को कवर करेंगे। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया? ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस लॉस हुआ तो यस और नो? अब बचे हुए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो इधर में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल को लाने तक का सारा खर्चा है, माल को रेडी फॉर यूज करने तक का सारा खर्चा, रेडी फॉर सेल करने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, बात का सब पीएनएल में। अब इसकी लिस्ट तो इनफाइनेट है। बोलो कौन कौन से खर्चे बचपन से पहला लिखने की आदत रहती? अच्छा सॉरी, हाँ, एडवर्टीजमेंट, डिप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बरोबर है, बहुत सारे है ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, बैंक चार्जेस। इनडायरेक्ट इनकम कुछ है क्या? कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, हाँ बेटा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख लेता हूँ, देखो जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान दो। ये बेटा इधर ध्यान दे। बिजनेस में लॉस हो गया, पैसा डूब गया, बैड डेट। बेटा सब लोग पेन नीचे रख दो 2 मिनट के लिए।
सब लोग पेन नीचे रख दो, बस ध्यान दो। पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया ना, लॉस है ना फिर मेरा। मान लो एडजस्टमेंट में और दिया है कि बैड डेट और हो गया, तो एडिशनल बैड डेट, एडिशनल बैड डेट, न्यू बैड डेट, तो ये बढ़ेगा या कम होगा? पक्का? और बैड डेट हो गया, बरोबर है। एडजस्टमेंट में ऐसा भी लिखा था कि जो डेटर्स है ना, डेटर्स, एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा था जो भी डेटर्स है उन डेटर्स का 5% और डूब सकता है। तो उसके लिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर में 5% डूब सकता है ऐसा हमें लग रहा है, तो अभी से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करूँ क्या? तो डेटर्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इसके ऊपर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? मान लो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 10,000 और आरडीडी का परसेंटेज है मान लो 10%, तो कितना आ जाएगा? ये कहाँ पे दिया है? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि जो भी डेटर्स है, एडजस्टमेंट में इतना बोला है बस, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है प्रिपेयर आरडीडी? क्या एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेक रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मेक रिजर्व फॉर बैड डेट? शाम तेरे कितने नाम? 4। आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सब एक ही। तो एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है कि आरडीडी क्रिएट करना है 10%, तो 10% किसका रहता है? एडजस्टमेंट में लिखा नहीं रहता है कि डेटर्स के ऊपर 10% ले, बस इतना बोला रहेगा आरडीडी 10%। तो 10% किसके ऊपर? क्लोजिंग डेटर्स, क्योंकि डूबने के चांसेस किसके रहते हैं? डेटर्स के। यस और नो? तो डेटर्स पे ले लिया आरडीडी। ये ये फ्यूचर में इतना लॉस होगा ना, फ्यूचर में इतना लॉस होगा, तो कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो। ये देखो मैंने अभी से प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट कर लिया। आरडीडी कौन सा? ये न्यू, न्यू आरडीडी। मान लो ये है 100, ये है 500, और ये कितना आया? 1000। लॉस है ना, तो ये मैंने, एक सेकेंड, ये मैंने लॉस, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने आरडीडी क्रिएट करी 1000 रुपए की। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में 1000 डूब जाएगा, इसीलिए फ्यूचर में डूबने वाले के लिए मैंने अभी से प्रोविजन क्रिएट कर दिया, अभी से उस फ्यूचर के लॉस को आज ही एंटिसिपेट कर लिया। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने ऐसे ही बोला था, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंस लॉसेस। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन में आगे का ट्रायल बैलेंस पढ़ा तब मुझे क्वेश्चन में दिखा ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आरडीडी था 300 रुपए का। ये कौन सा आरडीडी है? ओल्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अरे अब हमें टोटल आरडीडी कितनी चाहिए थी? 1000। ऑलरेडी कितनी क्रिएटेड है? 300। तो फर्दर कितनी क्रिएट करना चाहिए था? 700। अरे यार मैंने तो 1000 लिख दिया। माइनस कर दोगे फिर? ये माइनस आ गया, 1000 माइनस 300, 700, बरोबर है। ओल्ड में 0 होगा तो कितना आएगा यहाँ पे? बरोबर है, तो क्रेडिट करना पर यही लिखो ना, कितना आसान था। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बोलो बेटा ये कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट। ये कहाँ मिलेगा? न्यू है ना। ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? कुछ था? अब तुम्हारा सवाल, सर ये एडजस्टमेंट के दूसरे इफेक्ट कहाँ जाएंगे? स्टेटस कम हो जाएगा और ये न्यू आरडीडी डेटर्स कम हो जाएगा। काय को ऐड? दोनों से डेटर ही कम होगा ना। एक एक्चुअल में लॉस हो गया बैड डेट, और एक होने वाला है वो भी बैड डेट ही होने वाला है, तो दोनों से डेटर ही कम। सिंपल, पक्का। बोल बेटा। हाँ, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा एडिशनल बैड डेट परसेंट में दिया है, ला के दिखाओ मेरे को ऐसा कोई एक क्वेश्चन। नहीं है, ला के दिखाओ।
मैं भी 12th पढ़ा रहा हूँ। एडिशनल बैड डेट का भी परसेंट में नहीं रहता, आरडीडी रहता है परसेंट में। और अगर एडिशनल बैड डेट का भी परसेंटेज दिया है तो डेटर्स पे। समझा मैं आपका डाउट क्या है? एक सेकंड आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ बोल बेटा। सेम डाउट है वृंदा का और तेरा। ए आजा बेटा, आजा आजा, तुम दोनों का डाउट सेम है। मैचिंग मैचिंग डाउट पूछा दोनों ने, मानना पड़ेगा भाई। ध्यान दो। धवल धवल, क्या यार, ये भी एक से पहले से एकदम क्यूरियोसिटीज पूछी, कौन था? फिर जैसे जैसे बोली धवल, ये वृंदा गलत है यार। मतलब धवल भी अच्छा लड़का है। व्हाट इज दिस मैन? अच्छा है धवल, अच्छा है धवल, अच्छा है भाई। तो वृंदा बोली धवल अच्छा है, धवल अच्छा बच्चा है। आ जाओ पहले डाउट सुन लो, इंपॉर्टेंट डाउट है, ये एग्जाम में आने वाला है गाइस, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है। आजा बेटा आजा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जैसे ध्यान से देखो, ये डेटर्स है, ट्रायल बैलेंस में दिए थे, मान लो आपको समझाने के लिए 10,000, बरोबर है। फिर एडजस्टमेंट में बोला है कि एडिशनल बेड डेट भी है, और एडजस्टमेंट में ये भी बोला है कि आरडीडी भी है। तुम्हारा सवाल है पहले क्या करना, कि दोनों भी डेटर्स पे लेना। मुझे बताओ सबसे पहले बेड डेट जो डूब गया उसको माइनस करो डेटर्स में से, न्यू बेड डेट। मान लो न्यू बेड डेट है फॉर एग्जाम्पल 1000, ये माइनस कर, बोलो बचा कितना? जो छोड़ के जाने वाले थे वो चले गए, अब ये बचे हैं 9,000। इन बचे हुए में से भी डाउटफुल है कुछ, 10% समझ लो, उनको भी भगा दो। डी 10%, 10% 10,000 पे नहीं लेना, क्योंकि 10,000 पे लिया तो कहीं ना कहीं ये न्यू बेड डेट पे भी आरडीडी क्रिएट हो जाएगा। वो डूब गया उसके लिए आरडीडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं ना, बचे हुए पे आरडीडी। कितना आया? 900। और जो बचे, अब ये अच्छे डेटर है। कैसे धवल? ये अच्छे डेटर है, जो छोड़ के जाने वाले थे वो चले गए, जो छोड़ के जा सकते हैं उनको भी मैंने भगा दिया। ये बचे कौन से अब? गुड डेटर्स। और अच्छों को क्या मिलता है हर बार? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका भी परसेंटेज दिया रहता है। ये 5% किसके ऊपर रहेगा? 10,000 पे नहीं, बोलो कितना आ रहा है? सीक्वेंस ये ही रहेगा, सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा, बरोबर है। और ये आया मेरा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, जो बैलेंस शीट में दिखाना है। चलो बेटा कितना बचा? टू बी इन बैलेंस शीट कितना है बेटा? बरोबर है क्या? बैलेंस बैड डेट दिया है, ट्रायल बैलेंस, न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट कौन सा है? 1000 ना, दिया है, प्लस न्यू आरडीडी कितना है? 900। यही फिगर आएगी यहाँ से भी, चेंज नहीं होगा। की इच्छा थी ना दो इफेक्ट जानने की, ये बैड डेट का पहला इफेक्ट और ये बैड डेट का दूसरा। पहला इफेक्ट कहाँ गया? पीएनएल में, दूसरा बैलेंस शीट। ये आरडीडी का पहला इफेक्ट
और ये आरडीडी का दूसरा। और सर ये जो दिया हुआ है ये कौन सा बेड डेट है? मान लो ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओल्ड है वो। अब न्यू आरडीडी क्रिएट करना है 900 का, लेकिन ऑलरेडी क्रिएटेड है आपको समझाने के लिए 300 का। तो ओल्ड माइनस कर दूं क्या? मुझे टोटल कितने की जरूरत है फिर? कैसे होगी? तो ओल्ड माइनस करना होगा ना। ये कहाँ दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में? सर अपने दो दो इफेक्ट ये न्यू बेड डेट के बताए और न्यू आरडीडी के बताए, ये इसका दूसरा इफेक्ट किधर है? चलो गए हो क्या? ट्रायल बैलेंस में दिया है वो, ऑलरेडी उसकी एंट्री पोस्टिंग बैलेंसिंग सब अकाउंटिंग हो चुकी है, उनके दो इफेक्ट हो चुके हैं। अब जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं मरते दम तक याद रखना, ट्रायल बैलेंस में जो कोई भी आइटम आता है उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, उस आइटम का सिर्फ डिस्क्लोजर रहेगा। कहां पे? या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएनएल में, या तो बैलेंस शीट में। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उनका एक जगह डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। फाइनल लेवल तक ये सेंटेंस आपको याद रहना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उसका एक जगह डिस्क्लोजर, एक इफेक्ट नहीं बोलना, बच्चे बचपन से लर्न करते। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अकाउंटिंग की दुनिया में एक इफेक्ट किसी का नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो, ये गलत है। ट्रायल बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। इसीलिए ये देखो ये ट्रायल बैलेंस वाला है, एक जगह डिस्क्लोजर है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट में दिया। और ये भी आपको समझ गया सीक्वेंस। तो कुछ बात समझ में आई क्या? ऑल सेट, पक्की बात, डन। अभी पीएनएल में तकलीफ तो नहीं आएगी ना कभी इसमें? एज इट इज लिख देना बैड, नहीं तो आखिरी में बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। इसमें जो आइटम नहीं दिए एग्जाम में उसके ऊपर क्या लिख देना? जीरो। बोल मना इसमें बोल कितनी लियो? फिर भी प्लस माइनस तो कर सकते हैं ना। हाँ तो आंदो ना, निगेटिव लिखो ना इधर। अरे बाबू बात एक ही है, डेबिट में निगेटिव लिखना क्या या क्रेडिट में? हाँ, दोनों कॉलम में है। सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म है, कौन सी कंपनी लॉ के नियम कानून कायदे फॉलो करने हैं? सोल प्रोप्राइटरी में सब चलता है, पार्टनरशिप में भी चलता है। कंपनी के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल है क्योंकि पैसा पब्लिक का लगाया हुआ है, या तुम्हारा ही पैसा है, जो करना है करो। कंपनी के लिए इतने कानून क्यों है, प्रॉपर्टरी और पार्टनरशिप के लिए इतने कानून क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी के केस में पैसा पब्लिक का है, और जहां पे पब्लिक का पैसा है वहां पे रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, प्रेजेंटेशन फाइनल अकाउंट्स का अलग है, सारी चीजें अलग है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरी फर्म है, मरोगे भी तुम, बचोगे भी तुम, सब तुम्हारा ही है। तुम किसी बाजू वाले को जब तक तकलीफ नहीं देते तब तक कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बरोबर है? तो तुम यहाँ पे माइनस में लिखो, इधर में प्लस में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन? और किसी बच्चे को डाउट हो प्लीज, ये नहीं पड़े। ऑल सेट? ये याद रहेगा ना सभी को? अब वैसे इधर में कुछ इनडायरेक्ट इनकम, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर। अब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और डेबिट साइड खर्चे की टोटल ज्यादा है तो इधर क्या आएगा? नेट लॉस। वेरी गुड। इफ दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं रहेगा। अरे नेट प्रॉफिट कहां जाएगा रे बच्चों? कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट रहा तो, लॉस रहा तो कैपिटल से लेस होगा। कुछ था क्या? लिखो फटाफट से। लिखा बेटे सभी ने? बाजू वाला भी लिखना है? लिखो लिखो। लिखा सभी ने? लिखा?
बच्चों फाइनल अकाउंट 12 नंबर है, 10 to 12 मार्क्स फिक्स। एक नंबर इसमें कटना नहीं चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों नहीं होता टैली? इंट्रा डेबिट क्रेडिट टैली, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट टैली, टैली में टैली मिला है तो नया बैलेंस शीट भी टैली, तो कैलसी भी है, बरोबर ना? अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग पीएनएल के बाद क्या बनाते हैं आप लोग? देखो, एज ऑन डेट, जो भी डेट रहेगा ईयर एंडिंग का, 31 मार्च, 31 दिसंबर, जो भी डेट रहेगा, सब लोग साथ में बच्चों देखो, बैलेंस शीट सेट, बैलेंस शीट सबसे इजी है और सबसे कम समय, इसमें लाइबिलिटीज लिखना है, एसेट लिखना है, और इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालने का काम नहीं है, टैली होता ही है। अगर हमारा टैली नहीं हुआ तो फिर गलत हो गया क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर गलत हो गया, बरोबर है ना? और हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेसिक में, कितने बार टैली किया था बैलेंस शीट? एक क्वेश्चन में 20-25 बार, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ना? डोंट वरी, जो बच्चों ने पढ़ा नहीं ऐसे गुस्से से मत देखो मेरी तरफ, पीरियोडिकल फ्रेमवर्क ये टॉपिक में वापस ही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तब मैं वापस बताऊंगा। पीरियोडिकल फ्रेमवर्क बाकी है, अकाउंटिंग प्रोसेस बाकी है। चलो मुन्ना ध्यान देना, बोल बेटा लाइबिलिटी में क्या क्या लिखूं? कैपिटल, कैपिटल क्यों लिखते हैं लाइबिलिटी में? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आज के बाद फालतू किसी ने कुछ भी नहीं बोलना है। कैपिटल क्यों लिखते हैं लाइबिलिटी में? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर एंड बिजनेस अलग अलग पर्सन है, जब भी किसी अलग पर्सन से कुछ लिया तो वो वापस करना है, वापस करना है तो लाइबिलिटी। प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे ना, लॉस हुआ तो, अच्छा उसने ड्यूरिंग द पीरियड नया कैपिटल लाया तो न्यू कैपिटल एडिशन, अच्छा विड्रॉ किया तो, अच्छा बिजनेस अगर ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बिजनेस ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर ले रहा है, ओनर से कुछ लेना है तो हम लोग उसका कैपिटल कम कर देते, ये सर नो, तो कुछ बात समझ में आ रही क्या? इन सब का सब प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में जो फिगर आती है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या था पहले का? ओपनिंग कैपिटल। बस इसी को जो मैंने वर्टिकल लिखा इसी को सुला दूं, ये वर्टिकल था ना, इस तरफ सुलाओ मत, ओके, बस इतनी पार्ट को मैं जूम कर रहा हूं। डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बचपन में जो बच्चों ने सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया होगा तो बार बार किया होगा, नहीं किया होगा छोड़ दो, गंदा था वो, यहाँ अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? लिखा बेटा सभी ने? अभी ध्यान देना अच्छे से। अब काफी बार क्या होता है मालूम है क्या बच्चों, प्लीज ध्यान देना, आपको इसमें से एक आइटम छोड़ के बचे हुए सारे आइटम दे देते हैं, तो रिमेनिंग आइटम आपको ढूंढ के निकालना। समझ में आया क्या? फाइनल अकाउंट का 4 नंबर का क्वेश्चन आता, सिर्फ इतने वर्किंग नोट, इसमें बाकी सारे आइटम दे दिए बस एक छोड़ के, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन काम आएगा क्या? बोल मेरे साथ साथ, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल है ना, लॉजिकल है। कैपिटल, नया कैपिटल लाए तो ऐड, प्रॉफिट हुआ तो, ओनर को कुछ भी देना है तो, ओनर से लेना है तो, ओनर ने विड्रॉ किया तो
इज इक्वल टू क्लोजिंग। सिंपल है ना। कुछ देना है तो एक्चुअल में मत दो, कैपिटल बढ़ा दो। कुछ लेना है तो एक्चुअल में मत लो, कैपिटल कम कर दो। क्लियर? सिंपल है। बाकी तो इसमें लिखना मतलब आपकी तौहीन करना है। इधर में फिक्स असेट, करंट असेट, या आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। हाँ भाई, अब क्रेडिटर वगैरह नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, अमाउंट पेएबल, बैंक ओडी सब आ गए। ठीक है। और ये बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? टैली। एलटीएल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट करना है इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या उसके बाद, एक साल बाद। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी सेम अकाउंटिंग ईयर में। एफए फिक्स असेट, सीए करंट असेट। करंट असेट में आ गया ना क्लोजिंग स्टॉक। लिखोगे ऐसा करंट असेट में? कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट। लायबिलिटी में जनरली सोल प्रोप्राइटरी में रिजर्व होते नहीं है, रिजर्व होते हैं पार्टनरशिप और कंपनीज में, तो वो सब आएंगे सेपरेट हेडिंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और वो कैपिटल को पार्टनर है तो पार्टनर को दे देते। इसमें नहीं, वो लिक्विडेशन में या कुछ नहीं। पहले बाहर वालों को दो। अरे ऑर्डर कुछ नहीं है, सुनो ध्यान दो। एक बच्चे ने सवाल पूछा, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन फॉलो करना है क्या? तो वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगर आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो ही आपको करना है, अदरवाइज फॉलो नहीं करना है। यस और नो? एक सेकेंड ना। तो चलो आ जाओ रे, थोड़ा सा आगे बढ़ते। खत्म खत्म है, आगे बढ़ना मतलब क्या? आगे नहीं बढ़ेंगे, लेक्चर खत्म करके आगे बढ़ना होगा ना अपने को। अभी ध्यान दो, मेरा एक सिंपल सा सवाल है मुन्ना, सब लोग ध्यान देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000। बोलो क्या करना है इसका? वैसे नहीं, बच्चे हाथ खड़े करो, मुझे जवाब दो, प्रॉपर जवाब चाहिए। अब बोल धवल। ओके, एक बच्चे ने जवाब दिया, क्लोजिंग स्टॉक मार्केट और कॉस्ट दोनों अमाउंट दिए हैं, तो हम लोग विच एवर इज लेस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसने वजह बोला कंजर्वेटिज्म। हाँ, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, पहला कहाँ पे? ओके, एक भाई साहब ने बताया क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। और कोई कुछ कहना चाहता है? बस यही बोलना चाहते हैं सब लोग, किसी का अलग आंसर नहीं है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये तो पूछ लेते क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है या एडजस्टमेंट में? क्यों ट्रायल बैलेंस में नहीं हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कभी किया ही नहीं आपने 12th में? कौन से गांव से आपने अकाउंटिंग पढ़ी? होता है, ट्रायल बैलेंस में भी क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ध्यान से सुनो सब लोग, अभी जो अभी धवल ने बताया वो सारी चीजें सही है, लेकिन कब? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट है,
एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के, बरोबर है क्या? लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम दिया हुआ है स्पेसिफिकली, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे देते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका हिंदी भाषा में मतलब होता है ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आते हैं वो आइटम आते कहां से? एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, और वो बैलेंसिंग कहां आती है? ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस में किसी भी आइटम को अगर प्रकट होना है, ट्रायल बैलेंस में किसी भी आइटम को अगर दिखना है, तो उसे कौन से रास्ते से होके गुजरना होगा? पूरी जर्नल एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। यस, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की, हेलो ध्यान देना सबने, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मतलब उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, अब फिर से उसकी अकाउंटिंग नहीं करना है, बस उसका एक जगह डिस्क्लोजर देना है। वेरी गुड। बैलेंस शीट के उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में उसका इफेक्ट हो गया, मतलब वो परचेज से एडजस्ट हो गया। क्यों सर? ऐसा अज्यूम करो ना, बैलेंस शीट में इफेक्ट हो गया, बैलेंस शीट अकाउंट है क्या? इफेक्ट कहां पे होगा? उसका अकाउंटिंग हुआ है मतलब ट्रेडिंग में, परचेज से एडजस्ट हो गया, फिर से उसको ट्रेडिंग में नहीं दिखाना। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो कहां आएगा? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट। ऑल सेट। मेरे ख्याल से हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट लेक्चर। बरोबर, ये लिख लिया सभी ने? थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।